नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बड़े ही गर्मजोशी के साथ एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के इस नए एपिसोड के साथ। आज हम गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम बहुत ही रोचक विषय पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ इतिहास के एक महान योद्धा महाराणा कुंभा। आज की वीडियो में हम महाराणा कुंभा के संपूर्ण इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे महाराणा कुंभा इतिहास में एक महान शासक के रूप में स्थापित हुए। सर्वप्रथम हम इसे जानने से पूर्व ये जान लेते हैं कि महाराणा कुंभा को जानने के स्रोत कौन से हैं। वे कौन से सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम महाराणा कुंभा के जीवन के प्रत्येक पहलू को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला। इसमें हम सबसे पहले महाराणा कुंभा के विषय में जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि वे कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयां थी जिनका सामना महाराणा कुंभा को अपने शासनकाल के प्रारंभ में करना पड़ा। उसके बाद हम उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे। वो कौन से क्षेत्र थे जिन्हें उन्होंने विजित किया और उन क्षेत्रों को विजित करने में उन्हें कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे कि महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही है। एक विद्वान के रूप में, एक विद्वानों के संरक्षक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है, उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा है हम रोचक रूप से इन तथ्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। महाराणा कुंभा के शासनकाल के विषय में जानने के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं। लगभग 60 शिलालेख प्रकाश में आ चुके हैं, जिसके द्वारा हम उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एकलिंग जी महात्म्य ये ग्रंथ है जो एकलिंग मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिसमें कुंभा के शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रसिक प्रिया यह कृति कुंभा द्वारा रचित है तथा जयदेव रचित गीत गोविंद इस पर टीका लिखी गई है। इससे भी हमें महाराणा कुंभा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी महाराणा कुंभा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग में नामदेव मंदिर से 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण प्राप्त हुई है। इससे महाराणा की उपलब्धियों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी में महेश द्वारा लिखी गई है, ये प्रशस्ति भी कई शिलाओं पर खुदी हुई है, जिससे भी हमें महाराणा कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुंभा के काल की कुछ घटनाएं जो फारसी तवारीखों में भी उल्लेखित है, उससे भी हमें महाराणा कुंभा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम महाराणा कुंभा की ये जीवन यात्रा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उनके प्रारंभिक कठिनाइयों की। जब महाराणा कुंभा सिंहासन पर बैठे उस समय उनके सम्मुख अनेक समस्याएं थी, जिसमें से कुछ आंतरिक थी तो कुछ बाहरी। आंतरिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या चाचा और मेरा की थी, जिन्होंने उनके पिता मोकल की हत्या की थी तथा वे महाराणा बनना चाहते थे। इसी क्रम में मेवाड़ी सामंत भी 2 गुटों में बट गए थे। एक गुट चाचा मेरा तथा दूसरे सहयोगी महपा पवार का समर्थन था। दूसरा महाराणा कुंभा का गुट था। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी, इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राजपूत सामंत अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। और इसी कड़ी में तीसरी महत्वपूर्ण समस्या महाराणा कुंभा के सम्मुख थी कि मालवा, गुजरात एवं नागौर के मुस्लिम शासक जो मोकल के समय से ही मेवाड़ राज्य क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, वे अब मेवाड़ पर आक्रमण करने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, सिरोही एवं आबू के राजपूत सरदारों ने सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था और कुंभा ने इन समस्याओं के निवारण हेतु कई कदम उठाए। उन्होंने सर्वप्रथम चाचा मेरा का दमन करने का
निश्चय किया। महाराणा ने सर्वप्रथम चाचा एवं मेरा तथा उसके समर्थक सामंतों की शक्ति का दमन किया, जो उनके पिता के हत्यारे थे। चाचा एवं मेरा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी की संतान थे तथा गत 3 पीढ़ियों से शक्ति बढ़ा रहे थे। मेवाड़ की सत्ता लेने की चाह उनके मन में थी। उन्होंने अनेक सामंतों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। ये मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में भीलों की सेना को संगठित करके मेवाड़ से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे तथा कोटरा पहाड़ी में छिपे हुए थे। महाराणा ने पता लगाकर इनका दमन करने हेतु रणमल एवं राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसके साथ संघर्ष में चाचा मेरा तथा उसके समर्थक मारे गए। इस प्रकार विद्रोही सामंतों की शक्ति का दमन कर कुंभा ने स्वयं की स्थिति को मजबूत किया, भीलों को अपनी ओर मिलाकर भावी योजनाओं को क्रियान्वित किया। प्रारंभिक कठिनाइयों में महत्वपूर्ण कठिनाई थी सामंतों पर नियंत्रण। कुंभा के पितामह लाखा सिंह ने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था। रणमल ने इस विवाह की अनुमति इस शर्त पर ही दी थी कि इससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा ने पितृभक्त का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वयं का राज अधिकार त्याग दिया। जब लाखा की मृत्यु हो गई तो हंसा बाई का पुत्र मोकल अल्प अवस्था में ही महाराणा बन गया। इसको चूड़ा ने संपूर्ण निष्ठा के साथ साम्राज्य संचालन में सहयोग दिया, लेकिन शासन में चूड़ा के प्रभाव को देखकर हंसाबाई ने अनायास ही शंका उत्पन्न कर ली और उसने अपने पुत्र मोकल की सहायता करने के लिए मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला लिया। रणमल ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य अनेक मारवाड़ी सामंतों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा दिया। इससे मेवाड़ के सामंतों में ये भावना घर कर गई थी कि मेवाड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ शासन का पूरा अधिकार हो चुका है। चूड़ा रणमल की नीतियों से परेशान होकर मांडू चला गया। चूड़ा के भाई राघव देव का रणमल ने षड्यंत्र पूर्व वध करवा दिया। सरदारों में रणमल के विरुद्ध असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी स्थिति में मांडू से चूड़ा भी मेवाड़ आ गया और सरदारों ने षड्यंत्र रचकर रणमल की हत्या करवा दी। इस कृत्य में कुंभा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ों का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था वह समाप्त अवश्य हो गया। 5 वर्ष की अवधि में ही चाचा मेरा रणमल के कारण पैदा होने वाली समस्याओं का हल हो चुका था। महाराणा ने अपनी घरेलू समस्याओं का अंत कर दिया था। हालांकि महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयां बहुत ही जटिल थी, लेकिन महाराणा कुंभा ने हार नहीं मानी और इन समस्याओं को हल करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चाचा मेरा जो उनके पिता के हत्यारे थे, उनका उन्होंने बदला लिया। सामंतों पर नियंत्रण स्थापित कर राज्य में शांति स्थापित की और रणमल की हत्या से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यह लाभ हुआ कि मारवाड़ का हस्तक्षेप जो मेवाड़ में पूर्ण रूप से हो रहा था वह समाप्त हो गया। इससे सामंतों में भी जो भय उत्पन्न हो रहा था वह भी कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका था। तो अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के राजनीतिक उपलब्धियों की। यहाँ हम बात करेंगे कि महाराणा कुंभा ने किन किन क्षेत्रों को विजित किया और कैसे अपने राज्य का विस्तार किया। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक विजयों की चर्चा करते हैं हम। महाराणा कुंभा ने अपने शासन काल के प्रारंभिक काल में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति को बढ़ाया और राजस्थान में अपना नेतृत्व स्थापित किया। इन विजयों से वह अपने साम्राज्य का विस्तार करके भावी आक्रमण प्रभावी ढंग से उसका मुकाबला करना चाहता था। सबसे पहले उसने पश्चिमी प्रदेशों को विजय यात्रा का लक्ष्य बनाया। आबू एवं सिरोही पर उसने अधिकार करने की दृष्टि से उस क्षेत्र पर आक्रमण किए। महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या के समय आबू और सिरोही के देवड़ा चौहान सरसमल ने अपने राज्य की सीमा से लगने वाले मेवाड़ राज्य के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया था। अतः कुंभा के लिए उन गांवों को पुनः अधिकार करना अति आवश्यक था।
आबू सिरोही राज्य की भौगोलिक स्थिति में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। गुजरात की तरफ से आक्रमण का मार्ग भी इधर से ही था, अतः कुंभा के लिए आक्रमणकारियों के मार्ग पर कब्जा करना आवश्यक था। कुंभा भविष्य में नागौर और मारवाड़ क्षेत्र को भी अपने अधिकार में करना चाहता था। इस हेतु भी इस क्षेत्र पर आधिपत्य होना आवश्यक था। इसी बात को ध्यान में रखकर महाराणा कुंभा ने डोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना भेज दी, जिससे आबू और उसके निकटवर्ती क्षेत्र सिरोही के भागों को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। मेवाड़ और मारवाड़ की यदि मैत्रीता की बात की जाए तो यहाँ ये बताना चाहेंगे कि हंसाबाई के भाई मारवाड़ के रणमल की मेवाड़ में हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा का विचार था कि यदि मारवाड़ पर जोधा का अधिकार सुरक्षित रहता है तो वो संगठित होकर मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है, अतः उसे संगठित नहीं होने देना। इसी अभिप्राय से महाराणा कुंभा ने चूड़ा को जोधा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चूड़ा ने जोधा की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया तथा जोधा वहां से भागकर कानूनी गांव में जाकर छिप गया। जोधा ने मारवाड़ से दूर रहकर कई बार मंडोर लेने का प्रयास किया, परंतु उसे हर बार पराजय होना पड़ा। महाराणा कुंभा गुजरात तथा मालवा के अभियान में लगा हुआ था। वह अब मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। हंसाबाई जो महाराणा की दादी थी, वे भी चाहती थी कि मंडोर पर अधिक समय तक अधिकार न रखा जाए। इन कारणों से मेवाड़ मारवाड़ में संधि हो गई। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करके मैत्री संबंधों का सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। पूर्वी प्रदेशों की विजय की यदि हम बात करें तो मेवाड़ के पश्चिमी क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के पश्चात महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के पूर्वी भाग में स्थित राज्यों से अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। मेवाड़ राज्य की सीमाओं पर पश्चिमी में जोधा का राज्य तथा पूर्व में बूंदी का राज्य स्थित था, जिन से उसने मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करके महाराणा ने कूटनीतिकता का परिचय दिया। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा एवं मालवा के संबंधों पर। दिल्ली में तुगलक वंश के समय से ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रांतीय शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली, जिसमें मेवाड़ के निकट मालवा, गुजरात एवं नागौर राज्यों की स्थापना हुई। ये तीनों ही मुस्लिम राज्य मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिंतित थे। उन्हें अपनी स्वतंत्रता को हर समय मेवाड़ से खतरा बना रहता था। इसी कारण इनमें संघर्ष होना अवश्य संभावित था। संघर्ष के कारणों की यदि हम चर्चा करें तो देखेंगे कि प्रथम कारण था मालवा एवं मेवाड़ दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों के शासक महमूद खिलजी एवं महाराणा कुंभा अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए दोनों की महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की। दूसरा कारण था जो महत्वपूर्ण था, कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना। इन्हीं सब कारणों के चलते महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था उसके राज्य पर 1437 ईस्वी में भीषण आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार युद्ध हुआ, जिसमें महमूद की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा और वे रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इस भागती हुई सेना का मांडू तक कुंभा ने पीछा किया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान को पकड़कर बंदी बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बंदी बनाकर सुल्तान को कुंभा चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। 6 महीने तक सुल्तान को बंदी बनाए रखने के बाद उसे स्वतंत्र कर मालवा भेज दिया गया। कर्नल जेम्स टॉड, शारदा प्रसाद आदि इतिहासकारों ने सुल्तान को कुंभा द्वारा मुक्त करने की नीति की आलोचना की है। पहले भी भारतीय नरेशों ने ऐसा किया है, जो उनकी महत्वपूर्ण भूल थी। महाराणा कुंभा ने सुल्तान को क्षमा कर दिया और मालवा जाने दिया, जो बाद में उसके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करेगा, जो हम आगे देखेंगे। राजपूतों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। तत्पश्चात 3 वर्ष के बाद
1446 ईस्वी में सुल्तान पुनः कुंभा से मांडलगढ़ छीनने हेतु सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा। बनारस नदी के पार करने पर राणा व सुल्तान की सेना में युद्ध हुआ। सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ी और वह अजमेर की ओर आगे बढ़ गया। लौटते समय उसने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया। 1456 ईस्वी में पुनः सुल्तान ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस प्रकार महमूद की मेवाड़ आक्रमण में भारी पराजय हुई। राजपूत सेना के कड़े मुकाबले के कारण वह कुंभलगढ़, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को लेने में असफल रहा। इन आक्रमणों में मेवाड़ की एक इंच भी भूमि वह नहीं ले पाया। ये महाराणा कुंभा के श्रेष्ठ सैन्य संगठन का परिणाम है। इस प्रकार 1437 में महाराणा कुंभा द्वारा पराजित एवं अपमानित मालवा के सुल्तान ने 1442 ईस्वी से 1456 ईस्वी तक अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से अनेक बार विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, लेकिन वे सभी असफल रहे। आगे हम बात करते हैं महाराणा कुंभा और गुजरात के संबंधों की। दिल्ली की केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र हुए गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला करने के लिए महाराणा मोकल सेना लेकर गुजरात की ओर जा रहे थे। मार्ग में जिलवाड़ा स्थान पर उनकी हत्या हो गई। उस समय से ही गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण की नीति का पालन करता रहा है। 1442 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद शाह द्वितीय सुल्तान बना। 1451 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन गुजरात का सुल्तान बना और उसके बाद महमूद बेगड़ा गद्दी पर बैठा। इस प्रकार महाराणा कुंभा को गुजरात के कई सुल्तानों से संघर्ष का सामना करना पड़ा। अब इस संघर्ष का कारण क्या था, इसे जान लेते हैं। इसका प्रथम कारण था नागौर की राजनीतिक स्थिति। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित नागौर राज्य पर फिरोज खां का अधिकार था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। फिरोज खां के भाई मुजाहिद खान ने फिरोज के पुत्र शम्स खां को पराजित कर नागौर से उसे भगा दिया। शम्स खां महाराणा कुंभा की शरण में पहुंचा और सैनिक सहायता के लिए उससे प्रार्थना की। कुछ को महाराणा कुंभा ने सहायता देने के लिए हामी भर दी और नागौर राज्य पर मेवाड़ का प्रभाव स्थापित करने का उसके लिए अच्छा अवसर भी था, इसलिए उसने शम्स खां का सहयोग किया। फिर शम्स खां को उसने मेवाड़ की सहायता इस शर्त पर देना स्वीकार कर लिया कि वह नागौर दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा। कुंभा मेवाड़ की सेना के साथ शम्स खां को लेकर नागौर की ओर बढ़ा और जब ये सूचना मुजाहिद खां को मिली तो वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। शम्स खां को कुंभा ने नागौर का शासक बनाया तथा अपनी सेना सहित मेवाड़ लौट गया। कुंभा के लौटने के पश्चात शम्स खां ने कुंभा से प्रारंभ में तो संधि स्वीकार कर ली और इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेगा। उसका वह उल्लंघन करने लगा। परिणाम स्वरूप कुंभा ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। दूसरा, नागौर व गुजरात में कुंभा के विरुद्ध संगठन। संधि की शर्तों का पालन न करने के कारण कुंभा ने नागौर की ओर प्रस्थान किया। राणा के सैनिक प्रयास की सूचना जब शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद पहुंचा, तब शम्स खां ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कर दिया ताकि वह उसके अनुकूल बना रहे। सुल्तान ने शम्स खां की सहायता के लिए गुजरात की सेना को नागौर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई और नागौर और गुजरात बुरी तरह से पराजित हुए। लेकिन इसके बाद भी गुजरात का सुल्तान अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया और गुजरात के सुल्तान ने फिर से आक्रमण का निश्चय किया। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ने 1456 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में स्थित सिरोही के देवड़ा शासक को भी, जो मेवाड़ के
कि कुंभा से सुल्तान की सहायता से आबू प्राप्त करना चाहता था, अपनी ओर मिला लिया और दोनों ने संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण कर दिया। कुंभा की सेना ने इस आक्रमण का पुरजोर तरीके से प्रतिरोध किया और अंत तक हार न मानकर विजयी रहे। कुंभा को गुजरात लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब आगे हम बात करते हैं मालवा और गुजरात के संगठन की, कि क्यों ये दोनों संगठित हुए और उन्होंने कुंभा के विरुद्ध युद्ध किया। हम कह चुके हैं कि गुजरात और मालवा दोनों ही बुरी तरह से कुंभा से पराजित हुए। पराजित एवं अपमानित गुजरात का सुल्तान जब वापस लौटकर जा रहा था तो उसने मार्ग में मालवा के सुल्तान के एक दूत ताज खां से मुलाकात की, जिसने कहा कि यदि मालवा और गुजरात साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें तो मेवाड़ की शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। दोनों मुस्लिम सुल्तान एक हो गए और संयुक्त रूप से कुंभा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की योजना बनाई गई। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात मेवाड़ के दक्षिण भाग पर गुजरात का अधिकार तथा उसके पूर्वी भाग पर मालवा के अधिकार को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के क्षेत्रों को आपस में बांटने की संधि वे कर चुके थे। ये संधि चंपारण की संधि के नाम से इतिहास में जानी जाती है। आगे दोनों ने इस संधि का पालन करते हुए अपने संयुक्त सेना का गठन करते हुए महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके और महाराणा कुंभा ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। महाराणा कुंभा ने अपने राज्य के चारों तरफ अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हुए एक सुदृढ़ मेवाड़ राज्य की स्थापना की। महाराणा कुंभा की जितनी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उससे कहीं अधिक महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। महाराणा कुंभा केवल पराक्रमी अद्भुत योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी वे सर्वोपरि थे। कुंभा ने 15वीं शताब्दी के उस काल में जब उसे निरंतर युद्धों में रत रहना पड़ा, जब भी उन्होंने साहित्य, कला, नाट्य, भाषा एवं दर्शन आदि क्षेत्रों में नव चेतना का संचार किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था और स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। महाराणा कुंभा का शासनकाल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसके शासनकाल में कला के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में महाराणा कुंभा का कोई सानी नहीं था। कुंभा के शासनकाल में स्थापत्य कला के 5 रूप प्राप्त होते हैं: राजप्रसाद, देवालय, दुर्ग, जलाशय, स्तंभ। सबसे पहले बात करते हैं राजप्रसादों की। चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ दोनों स्थानों पर कुंभा द्वारा निर्मित राजप्रसाद प्राप्त हुए हैं। ये राजप्रसाद अर्थात महल विशाल कक्षों के तथा ऊंची ऊंची छतों के हैं। सुंदर झरोकों से युक्त यह राजप्रसाद आज भी उस काल के स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है। यदि हम देवालयों अर्थात मंदिरों की बात करें तो वह भी बहुत ही उच्च कोटि के हैं। देवालयों के निर्माण में परंपरागत शैली का प्रयोग हुआ है। रणकपुर का जैन मंदिर, कुंभ श्याम जी का मंदिर, श्रृंगार चवरी का मंदिर, आबू के मंदिर, एकलिंग जी में मीरा मंदिर आदि मंदिर अपने में अनूठे हैं। इनकी विशालता और तक्षण कला निश्चय ही विलक्षण है। रणकपुर के जैन मंदिर में संगमरमर प्रशस्त पर उच्च कोटि का तक्षण कार्य मिलता है। ये मंदिर वास्तु की दृष्टि से स्थापत्य की विशेषताएं लिए हुए हैं। कुंभाकालीन स्थापत्य में सुरक्षा का अंश पाया जाता है। इसीलिए भंडारकर महोदय जो एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया है। यदि हम उनके काल में निर्मित दुर्गों की बात करें तो सैनिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से भारत में दुर्ग निर्माण की प्राचीन काल से ही समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन साहित्य में जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, नदी दुर्ग आदि दुर्गों का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ राज्य की सुरक्षा के लिए महाराणा कुंभा ने
अपने शिल्प कला के विशेषज्ञ मंडन की सलाह से अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। राजस्थान में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग फोर्ट कुंभा द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। इनमें कुंभगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका निर्माण 1443 में प्रारंभ हुआ और उसको बनकर तैयार होने में कई वर्ष लगे। 1459 में ये बनकर तैयार हुआ। इस दुर्ग में ओठन पॉल, हल्ला पॉल, हनुमान पॉल, विजय पॉल और राम पॉल नामक भव्य द्वार स्थापत्य के प्रतीक विद्यमान हैं। इस दुर्ग में 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर मंदिर एवं प्रसाद बनाए गए हैं। समतल भूमि कृषि हेतु छोड़ी गई है। दुर्ग को चारों ओर से विशाल प्राचीर एवं बुर्जों द्वारा सुरक्षित किया गया है। दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास स्थान बनाया, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। उन्होंने सिरोही के निकट बसंतगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। बदनौर के निकट बैराट के दुर्ग का निर्माण भी उनके द्वारा ही करवाया गया। भीलों की शक्ति का नियंत्रण करने के लिए उन्होंने भोमट का दुर्ग बनवाया। पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आबू में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी कुंभा द्वारा ही करवाया गया। चित्तौड़ के दुर्ग में भी निर्माण कार्य करवाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कुंभा द्वारा सुदृढ़ किया गया। यदि हम कुंभा द्वारा बनाए गए जलाशयों की बात करें तो वे भी स्थापत्य के एक अनुपम नमूने ही कहे जा सकते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग विशाल स्थापत्य के प्रमाण थे, जिनमें उनकी रहने के लोगों की जो कैपेसिटी थी वो भी कुछ कम नहीं थी। जल संग्रह के लिए अनेक तालाब, टांके तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसमें निर्मित थे। दुर्ग क्षेत्र में सबसे निचले भाग को जल संग्रहण हेतु तालाब के रूप में निर्मित करवाया गया था, जिसमें नालियों द्वारा संपूर्ण गढ़ क्षेत्र तथा पर्वत शिखरों पर जल संग्रह हो जाया करता था। कुंभलगढ़ में 50,000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक विशेष तालाब बनाया गया था। इन दुर्गों की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित और उसमें सुदृढ़ जल संग्रहण व्यवस्था हम देश के संदर्भ में आज भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। अब बात करते हैं स्तंभ निर्माण की परंपरा की। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित स्तंभ, जिसे इतिहासकारों ने विजय स्तंभ, वास्तुकारों ने विष्णु ध्वज कहा है, वह महत्वपूर्ण है। इस स्तंभ का निर्माण संभवतः 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो बनकर 1459 में तैयार हुआ। इसमें 9 मंजिला है। नीचे ये 30 फुट चौड़ा है तथा ऊपर 122 फीट ऊंचा है। ऊपर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं। संपूर्ण स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से आच्छादित है और हिंदू शैली के अलंकरण से सुसज्जित है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे विजय स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। मूर्ति कला के निर्माण करवाने के बात की जाए तो महाराणा कुंभा का काल बहुत ही उत्तम माना जाता है। महाराणा कुंभा ने जैन एवं हिंदू मंदिरों में अनेक प्रकार की प्रतिमाओं को स्थापित करवाया। कुंभाकालीन प्रतिमाओं की प्रमुख विशेषता विष्णु की प्रतिमाओं में दिखाई देती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमाएं स्थित हैं। चित्तौड़ में स्थित कुंभ श्यामजी मंदिर की प्रतिका में वराह एवं नरसिंह अवतार की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। विष्णु के साथ शक्ति की भी विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं मिलती हैं। कीर्ति प्रशस्ति पर त्रिपुरा, लक्ष्मी, नंदा, उमा, भारती, गौरी आदि के अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। ये सभी प्रतिमाएं विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है। ये प्रतिमाएं कुंभकालीन कलाओं द्वारा निर्मित अनुपम कृतियां हैं, जो सजीव तथा सौंदर्य कला की दृष्टि से उत्तम है। चित्रकला की बात की जाए तो कुंभा का योगदान भी चित्रकला के विकास में कम नहीं है। कुंभा के पूर्व ही मेवाड़ में चित्रकला की परंपरा स्थापित हो चुकी थी। कुंभा के महलों में भित्तियों पर कुछ भित्ति चित्रों के अवशेष विद्यमान हैं। कुछ धनी मानी लोगों के भवनों में भी भित्ति चित्र पाए गए हैं, जिनका उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों में मिलता है। कुंभा काल में सुपास नाहपचरी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। इन चित्रों के प्रयुक्त रंग में स्वर्ण चूर्ण का भी प्रयोग मिलता है। यदि हम कुंभा के संगीत कला में योगदान की बात करें
तो महाराणा कुंभा स्वयं एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ संगीत राज, सूर प्रबंध, संगीत रत्नाकर इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। रणकपुर मंदिर की प्रतिमाओं में संगीत मंडलियों का अंकन तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों से युक्त प्रतिमाएं कुंभाकालीन संगीत की महत्ता को प्रदर्शित करती है। अनेक प्रतिमाओं में मृदंग, श्रृंग, झांझ वाद्यों का प्रदर्शन तथा कीर्ति स्तंभ की प्रतिमाओं में अनेक प्रकार के नृत्य मुद्राओं का अंकन कुंभा के काल की संगीत कला की उन्नत अवस्था को प्रमाणित करता है। यदि हम कुंभा के साहित्य क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो महाराणा कुंभा स्वयं एक विद्वान एवं विद्वानों के संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। वह स्वयं वेद, पुराणों, स्मृतियों, मीमांसाओं, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य में निपुण थे। कुंभा ने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिय उल्लेखनीय है। उसने संगीत एवं नाटक ग्रंथों का भी लेखन किया। संगीत से संबंधित उनके द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज तथा संगीत मीमांसा उल्लेखनीय है। कुंभा के दरबार में उस समय के प्रसिद्ध शिल्पी मंडल को आश्रय प्राप्त था। मंडल ने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडल, राजवल्लभ, रूप मंडल, वास्तु मंडल आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा एवं पुत्र गोविंद भी विद्वान थे। ये दोनों भी दरबारी साहित्यकार थे। नाथा ने वास्तु मंजरीत एवं गोविंद ने कला निधि आदि ग्रंथों की रचना की। एकलिंग महात्म्य का रचयिता कान्हा व्यास भी कुंभा का ही आश्रय विद्वान था। कुंभा काल में जैन साहित्य का भी सृजन हुआ। सुमन सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक्य आदि इस समय के जैन विद्वान मेवाड़ के सम्मान प्राप्त विद्वान थे। कुंभा की यदि हम उपाधियों की बात करें तो कुंभा अनेक उपाधियों से सम्मानित थे। महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई अनेक उपाधियों का उल्लेख में विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। महाराजा धीराज, राय रायन, राणा रासो, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु आदि उपाधियां धारण कर रखी थी उन्होंने। उसने छापंग गुरु, नरपति, अश्वपति, गणपति जैसी सैन्य योग्यता अभिव्यक्त करने वाली अनेक उपाधियां धारण की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक परिपूर्ण व्यक्तित्व माने जा सकते हैं। यदि हम उनका मूल्यांकन प्रस्तुत करें तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के परम पराक्रमी तेजस्वी शासक थे। उसने न केवल विरासत में मिले राज्य की रक्षा की, बल्कि उस समय के शक्तिशाली मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों तथा मारवाड़ के निरंतर होने वाले आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका सफलतापूर्वक विस्तार किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा के धर्म एवं पवित्रता का अवतार मिलता है। वह प्रजापालक एवं धर्म सहिष्णु शासक थे। कुंभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। पड़ोसी शत्रुओं को अपने विरुद्ध संगठित नहीं होने दिया। उन्होंने मालवा एवं गुजरात के सुल्तान संधि करने के पश्चात भी कुंभा को हरा नहीं पाए। यह कुंभा की राजनीतिक योग्यता का श्रेष्ठ प्रमाण है। उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना दिया था कि शत्रु किसी भी तरह से आक्रमण करे, मेवाड़ स्वतंत्रता को वो नष्ट नहीं कर पाए। महाराणा कुंभा के काल में हुआ विकास भारत को एक सुदृढ़, सबल एवं संपन्न राष्ट्र के रूप में विकास हेतु प्रेरणा देता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में महाराणा कुंभा की देन अद्भुत थी। यही कारण है कि कुंभा को इतिहास का युग पुरुष मानते हुए श्रद्धा से याद किया जाता है। आज की क्लास में हमने महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे, उनके चारित्रिक विशेषताओं, राजनीतिक विशेषताओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों आदि का विश्लेषण किया। आशा है आपको ये विश्लेषण बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी यही कोशिश थी कि हम राजस्थान इतिहास के एक महान नायक की सारी उपलब्धियों के आपको अवगत करवाएं। ये सारे तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए आज हमने इस पर चर्चा की है। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कुंभा से संबंधित सारे तथ्य से अवगत करवाएं। ये सारे तथ्य
हमने विभिन्न ऑथेंटिक किताबों से एकत्रित किए हैं और आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो इजाज़त दीजिए डॉक्टर शमा को। शुक्रिया, धन्यवाद।